हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। हमारी टीम आपके लिए लेके आई है बिहार एई का जो एग्ज़ाम होने वाला है विद इन अ वीक। उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमारी टीम बहुत मेहनत करके आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आई है। इस टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। ये फ्री सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रिपरेशन पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। ये आपको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू पता चल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है, वो क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आए ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू। पहला सब्जेक्ट जो हमने चूज किया वो सॉइल मैकेनिक्स है। ऐसे ही जितने 8 से 10 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस का जो पार्ट है वो मैं आपको कवर करा दूंगा मेन ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन न्यू ना लगे। अगर आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर हमारी मेहनत पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल सिविलियंस सिविल इंजीनियर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ भी प्रैक्टिस करें। आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप उसको सोल्यूशन देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा पता है बट सोल्यूशन नहीं देखते हैं, बट सोल्यूशन आपको देखना चाहिए कि आप कुछ नया शायद वहाँ से सीख जाए, क्योंकि किसी की बात आप सुनते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहती है, आप मेमोराइज इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द सिलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट अवर अमेजिंग सेशन। So starting from the question number 1, specific gravity of sandy soil is equal to, specific gravity पूछ रहा है सैंडी सॉइल की। आपको इस क्वेश्चन के लिए अगर आप खुद अटेम्प्ट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं 3.15, 2.6, 2.2 एंड 2.8। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी सैंडी सॉइल की होती है वो हमारी 2.65 से लेके 2.67 तक होती है। 2.65 से 2.67 तक होती है, तो ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ स्लाइसिस इज एप्लीकेबल टू, जो मेथड ऑफ स्लाइसिस है वो किसको एप्लीकेबल होगा? स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स, होमोजेनियस सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो याद रखना जो मेथड ऑफ स्लाइसिस है वो एप्लीकेबल होता है हमारा होमोजेनियस सॉइल्स के लिए। किसके लिए? होमोजेनियस सॉइल्स, ना कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको जब भी आंसर करना है आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर रहे हैं कि कितनी प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो चुकी है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन देख के अटेम्प्ट आप इजिली कर सकते हैं। और आपका आपसे गलत अटेम्प्ट होता है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर है, क्या सोल्यूशन है और कहाँ आपने गलती की है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल्स कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया या सदर्न इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो मेनली हमारे सदर्न इंडिया को कवर करती है। कहाँ को? सदर्न इंडिया, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर इज फाउंड, फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर में से किस में मिलता है? ग्रेवल्स में, कोर्स सैंड्स में, सिल्ट्स में, या फिर वो क्लेज में। तो आपको पता होना चाहिए जो फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर है ये हमारा क्लेज में मिलता है। किस में? क्लेज में, ना कि ग्रेवल या फिर कोर्स सैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर हमारा किस में होता है? क्लेज में। और एक स्ट्रक्चर कौन सा होता है दूसरा? एक होता है हमारा हनीकॉम स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, हनीकॉम स्ट्रक्चर एंड फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज नॉट विंड ब्लोन डिपॉजिट। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि इन क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, बट क्या कि यहाँ पे टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेन है तो मैं आपको इन डेप्थ चीज़ें नहीं करा पाऊंगा। अगर आपको इन डेप्थ चीज़ें देखनी है तो मेरे दूसरे लेक्चर्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आप इन डेप्थ चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको टेस्ट की फॉर्म में करा रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो थोड़े बहुत आपको मैं बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज नॉट विंड ब्लोन डिपॉजिट? ड्रिफ्ट, लॉयस, ड्यूनसेंड, या फिर एलिन डिपॉजिट। तो आपको पता होना चाहिए जो विंड ब्लोन है वो लॉयस होता है, एलिन डिपॉजिट होता है, ड्यूनसेंड होता है, ड्रिफ्ट नहीं होता है। ये जो ड्रिफ्ट है ये हमारा ग्लेशियल सॉइल का पार्ट है। टेल एंड ड्रिफ्ट जो है वो हमारा ग्लेशियल सॉइल का पार्ट है, तो उसके जो जो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है वो आइस होगा, ठीक है, ना कि विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट? मोस्ट कॉमन मीडियम सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा है? आइस, ह्यूमन, विंड, या फिर वाटर। तो आपको पता है कि जो वाटर है यानी कि रिवर्स, लेक, स्ट्रीम, ये सबसे ज़्यादा कॉमन मीडियम हमारा सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। इनमें से कौन सा पैरामीटर है इसको हम यूज कर सकते हैं टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल? की फाई की बात कर रहा है। क्या वो पार्टिकल साइज है, रफनेस ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डेंसिटी इंडेक्स है? तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और शियर स्ट्रेंथ है सैंड की वो क्लोजली रिलेटेड होती है हमारी किससे? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी से वो हमारी क्लोजली रिलेटेड होती है। और ये जो आपको पता होगा जो शियर स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ जो हमारी होती है, शियर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है हमारी
जो शियर स्ट्रेंथ हमारी है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे, वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। तो यानी कि जब शियर स्ट्रेंथ डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी से लिंक थी और शियर स्ट्रेंथ थी इंटरनल जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन उससे लिंक है, तो ये भी इससे ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। शियर स्ट्रेंथ, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और डेंसिटी इंडेक्स तीनों अपने आप में कनेक्टेड है। तो आपको एक चीज और याद रखनी है, पोर्टेबल कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, इसको हम यूज करते हैं किस लिए, टू एस्टिमेट द रिलेटिव डेंसिटी एंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंड। तो आपको चीजें याद रखनी है, डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी हम किसकी निकालते हैं, सैंड की निकालते हैं, कोहेजनलेस सॉइल की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ना कि कोहेसिव सॉइल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल टू द इट्स टोटल वॉल्यूम इज डिफाइंड एज। तो आपको पता है वीवी बाई वीटी की बात कर रहा है, एक ये कंडीशन होती है, एक होती है वीवी ओवर वीएस। वीवी बाई वीटी जो होता है टोटल होता है, इसलिए पोरोसिटी बोलते हैं। जब सॉलिड्स डिनोमिनेटर में होता है तो उसको वॉइड रेशियो बोलते हैं। तो ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता था, बट इसका आंसर हमारा क्या है, पोरोसिटी टू टोटल वॉल्यूम की ये बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको ई और एन का रिलेशन पता होना चाहिए, ई इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन एंड एन इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये रिलेशन भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल। तो आपसे करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। ऑप्शन है सैचुरेटेड, सबमर्ज, वेट, ड्राई। आपको एक चीज याद रखनी है कि सबमर्ज सबसे कम होती है, पहली कंडीशन ये याद है, सबमर्ज सबसे कम होती है। तो सबमर्ज यहाँ पे सबसे कम किस में है, ऑप्शन सी में है। तो आप इससे भी डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे, बट आपको याद रखना है गामा सैचुरेटेड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गामा वेट, देन गामा ड्राई एंड देन गामा सबमर्ज्ड। ठीक है, ये आपको टेबल, ये भी आपको रिलेशन भी याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अमंग द रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन सेलेक्ट रेंज वैलिड फॉर द वॉइड रेशियो ई। ई की हमारे से रेंज पूछ रहा है, ई इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 से 1 के बीच में ई होगा या इंक्लूड होगा 0 और 1, या फिर 0 इज लेस देन ई, यानी कि ई इज ग्रेटर देन 0। आपको याद रखना है ई की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है, ई इज ग्रेटर देन 0, इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना, बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है, अभी बताया था वीवी बाई वीटी पूछ रहा है, इसको पोरोसिटी बोलते हैं। वीवी बाई वीएस अगर इस साल पूछ लेगा तो उसको हम वॉइड रेशियो बोलते हैं। तो पोरोसिटी इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज 50%, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.4, व्हाट इज इट्स वॉइड रेशियो। इसी क्वेश्चन में इसका आंसर होता है, बहुत ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला याद रखना, सहवाग करके होता है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। सर हमसे पूछ लिया वॉइड रेशियो, ई को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, वाटर कंटेंट हमें 50% उसने बोल दिया, यानी कि 0.5, और जी यहाँ पे 2.4 उसने दे दिया है। सर एस तो उसने बताया ही नहीं, यानी कि क्वेश्चन गलत है। नहीं बच्चे, सैचुरेटेड बोल दिया, यानी कि जो एस है वो 1 हो जाएगा। ड्राई बोल देता तो एस 0 हो जाता, बस यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो एस 1 है क्योंकि सैचुरेटेड कंडीशन है। 1 इंटू ई, 2.4 का हाफ है तो 1.2, ई इज 1.2, दिस इज अवर करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। वेरी इजी क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से मैं डिजाइन करके लाया हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वेल ग्रेडेड सैंड शुड हैव, वेल ग्रेडेड सैंड का सी यू पूछ रहा है, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 3। दो होते हैं, सी यू होता है और सी सी होता है। क्या होता है, सी यू होता है और सी सी होता है। जो हमारा ग्रेवल होता है, जो हमारा ग्रेवल है, ग्रेवल की कंडीशन क्या होती है, इसका जो सी यू है ग्रेटर देन 4 होता है, और सैंड के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेवल के केस में, सैंड केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये हमारा सीओ केस होता है। सीसी जो है वो हमारा 1 से 3 के बीच में रहता है, 1 से 3 के बीच में रहता है फॉर द बोथ ग्रेवल एंड सैंड। दोनों के लिए सीसी 1 से 3 के बीच में रहने वाला है, और ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 और सैंड के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये आपको चीजें याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज 0, द सॉइल इज। आपको याद रखना है जो प्लास्टिसिटी है ना, ये हमारा क्ले का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लास्टिसिटी क्ले की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। और जितना हम प्लास्टिसिटी से दूर जाएंगे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, उतना ही हम क्ले से दूर जाने वाले हैं। आपको याद रखना है टाइप ऑफ सॉइल, टाइप और आईपी जो होता है ये याद रखना है। ग्रेवल का क्या होता है, ग्रेवल का हमारा ये होता है 0, और सैंड का भी ये होता है हमारा 0, और सिल्ट का होता है, सिल्ट का ये होता है हमारा 10 से 15 तक होता है, और क्ले का ये 15 से 100 तक होता है। क्ले का ये 15 से 100 तक होता है, और क्ले जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसके लिए 100 से 250 तक ये चला जाता है हमारा
IP। आपको ये बातें सब याद रखनी है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सैंड हो जाएगा, क्योंकि 0 बोला गया है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज 0, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सैंड, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल possesses द सेम shear strength of large magnitudes, different shear strength of small magnitude, same shear strength of small magnitude, या फिर जीरो shear strength। तो आपको याद रखना है लिक्विड लिमिट में जो सारी सॉइल्स होती हैं वो सेम shear strength दिखाती हैं ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू होती है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू आपको याद रखनी है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज सेम shear strength ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड हमारे को दिखाती है सॉइल एट लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या होती है, इट इज मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। एक मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसपे सॉइल की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ये आपको याद रखना है, व्हाट इज लिक्विड लिमिट, व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट जो होती है वो मिनिमम वाटर कंटेंट होता है एट विच सॉइल इज इन इट्स प्लास्टिक स्टेज, और कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। और एक क्वेश्चन जो प्लास्टिक लिमिट से बनता है वो क्या होता है कि जो प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट है उस पर जो सॉइल है उसको हम रोल कर सकते हैं थ्रेड ऑफ 3 mm। उस लिमिट पे जो सॉइल का रोल करने के बाद जो थ्रेड बन रहा है 3 mm का, इट स्टार्ट्स टू क्रम्बल। ये हमारी प्लास्टिक लिमिट की निशानी है। लिक्विड लिमिट मैंने आपको बता दिया, प्लास्टिक लिमिट पे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है एट विच फर्दर रिडक्शन इन वाटर कंटेंट डज नॉट कॉज रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। श्रिंकेज लिमिट की जब बात करते हैं हम सैचुरेशन हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ये होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको मैंने श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट सब यहाँ पे बता दिया, और उससे बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको बता दिए। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो आंसर्स हैं, आपके कितने आंसर्स 50 क्वेश्चन में से करेक्ट हो रहे हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वाटर कंटेंट at which a soil just begins to crumble when rolled into threads 3 mm in diameter is known as the, सेम चीज मैंने आपको बताई, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट, या फिर लिक्विड लिमिट। अब ये बात मैंने आपको बताई थी, ये कंडीशन हमारी प्लास्टिक लिमिट की होती है, ऑप्शन बी। किस चीज की, एट प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट मैंने आपको बताया था, जो सॉइल है उसको रोल करेंगे थ्रेड ऑफ 3 mm में, इट स्टार्ट्स टू क्रम्बल। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ गया, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लिक्विड लिमिट द shear strength ऑफ सॉइल इज इनफिनिट स्मॉल, shear strength is infinity, soil is partially saturated, shear strength is considerable। अभी आपको बताया था बहुत कम होती है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होती है, which is infinitely small, which we consider as infinitely small। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन सॉइल्स। जो लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, किन सॉइल्स में एग्जिस्ट करती है, क्या वो कोहेसिव है, क्या वो कोहेजन लेस है, या रॉक्स है, नन ऑफ दीज है। रॉक्स ये नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज भी ये नहीं है। कंफ्यूजन कोहेजन लेस और कोहेसिव में होगा, यानी क्ले और सैंड में होगा। तो मैंने आपको बताया था जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट है वो हमारी क्लेज में एग्जिस्ट करती है। किसमें, क्लेज में, क्लेज में एग्जिस्ट करती है। और क्लेज कौन सी सॉइल होती है, क्लेज जो है हमारी कोहेसिव सॉइल होती है। कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती है, वो हमारी सैंड होती है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोक्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन। स्टोक्स लॉ होल्ड गुड नहीं करता अगर साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन है। पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टोक्स लॉ वैलिड किस साइज के लिए होता है, आपको पता है नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 0.2 mm से लेकर 0.00002 mm तक ये वैलिड होता है ना। इससे अगर इससे कम होगा तो भी वैलिड नहीं होगा, इससे ग्रेटर होगा तो भी वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है कि साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन पूछा था, यानी कि इससे ज्यादा होगा तो होल्ड गुड नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक चीज ये हो गई। और स्टोक्स लॉ होता क्या है, हम वी एस निकाल दे, सेटलिंग वेलोसिटी G/18, क्या G/18 रो एस माइनस रो डब्ल्यू डी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू, G इंटू रो एस माइनस रो डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 18 म्यू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल इज ड्राई, पार्शली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड, या फिर नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था श्रिंकेज लिमिट होती है तो सैचुरेशन 1 होती है। 1 मीन्स 100% होती है, 100% मीन्स इट इज फुली सैचुरेटेड, ऑप्शन सी। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। क्वेश्चन आना कहाँ से, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनने हैं। वही सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी यहाँ कवर करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन न्यू ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज डिफाइंड एज, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी डिफाइन होता है D60/D10, D60/D30, D10/D60, D10/D30। आपको याद रखना है जो CU होता है ये हमारा D60 डिवाइड बाय D10 होता है। एक बात, CC होता है D30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10।
ये दोनों आपको याद रखने, दोनों से क्वेश्चन बार पूछा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया था Cu ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेवल के लिए, किसके लिए, ग्रेवल के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हमारा सैंड के लिए, और जो Cc है 1 से 3 के बीच में, दोनों के लिए। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड लिमिट, द प्लास्टिक लिमिट एंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का रिलेशन यहाँ पे पूछ लिया है। तो आपको एटरबर्ग लिमिट का जो ग्राफ होता है वो याद रखना है हमेशा, वो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आपको मैं बना के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे ये होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विड है, क्या है, ये लिक्विड है, यहाँ कंडीशन प्लास्टिक आ जाती है, यहाँ पर सेमी सॉलिड, और यहाँ पर हमारा सॉलिड रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ वाटर कंटेंट है, ये वाटर कंटेंट है, ये WS, ये WP और ये WL हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड है तो WL, प्लास्टिक है WP, यहाँ पे सॉलिड है तो WS। ऐसे ही यहाँ पे वॉल्यूम की कंडीशन रहती है। आप यहाँ से बना सकते हैं ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ऐसे ही आप बना सकते हैं VS, VP एंड VL। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ आपको मैंने बता दी। अब WH, WP, WL है, यही हमारी लिमिट है। जो WL है वो ग्रेटर WP से, WP ग्रेटर WS से, यानी कि लिक्विड लिमिट ग्रेटर होगी प्लास्टिक लिमिट से, प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर होगी श्रिंकेज लिमिट से, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। क्वेश्चन आपको इजिली यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड लिक्विडिटी इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स या फिर टफनेस इंडेक्स। यानी कि WL माइनस WN डिवाइड बाई IP पूछ रहा है। ये क्या होता है, ये हमारा IC होता है। क्या होता है, IC यानी कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स होता है हमारा IL यानी कि लिक्विडिटी इंडेक्स, वो होता है WN माइनस WP डिवाइड बाई IP। ये आपको याद रखना है। और IC प्लस IL की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और IP क्या होता है, IP होता है हमारा WL माइनस WP। IC बता दिया, IL बता दिया, IP बता दिया, ये सब मैंने आपको बता दिया। एक IT होता है टफनेस इंडेक्स, लिखा है यहाँ पे IT टफनेस इंडेक्स। ये क्या होता है, IP यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय IF यानी कि फ्लो इंडेक्स। ये हमारा टफनेस इंडेक्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सारे आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन C। Next question, the moisture content of a clay soil is gradually decreased from a large value. What would be the correct sequence of the occurrence of the following limit? अभी आपको बताया था एटरबर्ग लिमिट है, वही कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले जो आएगी हमारी क्या आएगी, लिक्विड लिमिट आएगी। सबसे पहले क्या आएगी, लिक्विड लिमिट, देन प्लास्टिक लिमिट एंड देन श्रिंकेज लिमिट। ये इनका अकरेंस का प्रोसेस रहेगा, यानी कि पहले 3, 2 एंड 1, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय, जो इफेक्टिव साइज है पार्टिकल ऑफ सॉइल का, उसको किससे डिनोट करते हैं, D10, D20, D30 या फिर D60। तो आपको याद रखना है इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल जो है वो D10 के क्लोज पाया गया था, जो रिजल्ट आए थे एक्सपेरिमेंट के, जिसको कंडक्ट किया था हमारा एलन हेजन ने। किसने किया था, एलन हेजन ने कंडक्ट किया था। तो इसलिए D10 को हम इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल मान के चलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The slope of the flow curve, the slope of the flow curve obtained from a liquid limit test is termed as, slope है flow curve की जो obtain की जाती है liquid limit test से, उसे क्या बोलते हैं, plasticity index, liquidity index, toughness index या फिर flow index। तो इसको बोलते हैं हम flow index यानी कि IF, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है W1 माइनस W2 log 10 N2 डिवाइड बाई N1, N2 डिवाइड बाई N1, ये फ्लो इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। और स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व से जो ऑब्टेन करते हैं लिक्विड लिमिट टेस्ट के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ कोहेजनलेस सॉइल इज। अभी आपको बताया था कोहेजनलेस सॉइल होती है, कोहेसिव सॉइल होती है। कोहेजनलेस सॉइल हमारी सैंड होती है, और जो क्ले होती है ये हमारी कोहेसिव सॉइल होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल इन mm इज। जो अपर लिमिट है साइज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल की, वो mm में कितनी होगी, 0.75, 1.75, 0.075 या फिर 7.5। तो ये 0.075 होगी। 0.075 mm जो है ये हमारी अपर लिमिट रहती है फाइन ग्रेन सॉइल की। तो ऑप्शन C यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 0.75 और 0.075 में कंफ्यूज नहीं होना है।
Next question, consider the following minerals: montmorillonite, kaolinite, elite. What is the correct sequence of the above minerals in increasing order of permeability? Increasing order of permeability पूछ रहा है, मिनरल्स क्ले के गिवन है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले किसको आना है, क्या इंक्रीज होना है, क्या डिक्रीज होना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ऑर्डर ऑफ स्वेलिंग जो है उसमें मोंटमोरोलाइट सबसे पहले आता है, फिर इलाइट आता है, फिर केलोनाइट आता है। ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्वेलिंग है। और परमेबिलिटी जो है वैसे ही होता है, जो परमेबिलिटी है क्ले मिनरल्स का वो इंक्रीज होती है बाय इंक्रीमेंट ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। जैसे ही स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बढ़ती है वैसे ही परमेबिलिटी भी बढ़ती है। तो सबसे पहले किसकी बढ़ेगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मोंटमोरोलाइट की होगी। केलोनाइट की सबसे पहले आएगी 2, सबसे कम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है हमसे, तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर अंडर सुपर इम्पोज लोड इज कॉल्ड। जो मेरे स्टूडेंट्स हो गए उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाला है, क्वेश्चन उनको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जो स्ट्रक्चर है ऐसा, वो एक हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम स्ट्रक्चर होता है जो बनता कैसे है, डिसइंटीग्रेशन होता है हमारा फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का अंडर द सुपर इम्पोज लोड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज फॉर। जो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो आपको याद रखना है क्या चीज होती है। जो एफ से फॉलिंग, एफ से फाइन ग्रेन, एफ से फॉलिंग होता है और एफ से ही हमारा फाइन ग्रेन होता है, ये आपको याद रखना है। एफ से फॉलिंग, एफ से फाइन ग्रेन, और सी से कांस्टेंट और सी से ही कोर्स ग्रेन। यही तरीका इसको याद रखने का। एफ फॉर फॉलिंग, एफ फॉर फाइन, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कोर्स। यहाँ पे फॉलिंग हेड पूछा है, तो फॉलिंग हेड हमारा किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है। तो ये किसके लिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हमारा क्ले के लिए हो जाएगा। किसके लिए, क्ले सॉलिड के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द मेन फैक्टर विच अफेक्ट्स इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज। जो मेन फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को, क्या वो थिकनेस ऑफ सैचुरेटेड लेयर है, डेप्थ ऑफ सरफेस रिटेंशन है, सॉइल मॉइस्चर, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो आपको पता होना चाहिए, इन जनरल टर्म्स की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ऑप्शन डी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसको इफेक्ट करते हैं, सॉइल मॉइस्चर, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, टाइप ऑफ सॉइल, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, एब्जॉर्ब्ड वाटर एफिशिएंसी, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। Next question, an aquifer confined at the top and at the bottom by the impermeable layers is stratified into 3 layers as follows. Stratification हो चुका है, टॉप लेयर की थिकनेस गिवन है, परमेबिलिटी गिवन है। पूछ लिया गया ट्रांसमिसिविटी। ट्रांसमिसिविटी किसमें यूनिट क्या होती है, ट्रांसमिसिविटी की मीटर स्क्वायर पर डे। ये आपको याद रखना है। ट्रांसमिसिविटी का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, टी जो है वो के एच होता है, यानी कि परमेबिलिटी इंटू थिकनेस। टी जो होता है के इंटू एच। तो बस यहीं पे सारी थिकनेस और परमेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। 4 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 20, 120, 20, 140 और 120, ये हो जाएगा 260 मीटर स्क्वायर पर डे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी था। बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप वहाँ इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ क्ले, a sample of clay and a sample of sand have the same specific gravity and void ratio, their permeabilities would differ because their porosity would be different, their degree of saturation would be different, their density would be different, the size ranges of their would be different. तो आपको याद रखना है, कार्बन कोजनी इक्वेशन होती है K is equal to C D 10 square E cube divided by 1 plus E to gamma water divided by mu। याद रखना, वॉइड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। देयर परमेबिलिटीज कैसे डिफर करेंगे, बिकॉज किसकी वजह से, साइज की वजह से। द साइज रेंजेस ऑफ देयर वॉइड्स वुड बी डिफरेंट। तो ये कनेक्शन हो जाएगा हमारा परमेबिलिटी के साथ, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। The coefficient of permeability of a soil is 5 into 10 raised to minus 5 centimeter per second for a certain pore fluid. If the viscosity of the pore fluid is reduced to half, the coefficient of permeability will be। यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन की बात कर रहा है परमेबिलिटी, और यहाँ पर हमारी विस्कोसिटी के रिलेशन की बात कर रहा है। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, के इज इक्वल टू सी डी 10 स्क्वायर ई क्यूब और 1 प्लस ई इंटू गामा बाय म्यू, यानी कि के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय म्यू के। ठीक है, तो वैल्यू जब दो गिवन होंगे तो के 1 बाय के 2 हो जाएगा इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। अब म्यू 2 क्या है, म्यू 1 का हाफ है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये म्यू 1 है। ठीक है, और के 1 गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई के 2, इधर म्यू 1 बाई 2 इंटू म्यू 1, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हाफ आ रहा है, तो के 2 यहाँ से हम निकाल सकते हैं। के 2 का 10 इंटू 10⁻⁵, कितना गिवन था, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर। फॉर्मूला पता था, उससे रिलेशन निकाला, रिलेशन से हमने वैल्यूज पुट करके इजीली सॉल्व कर लिया। डायमेंशन ऑफ द इंट्रिंसिक परमेबिलिटी पूछ रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। परमेबिलिटी नहीं, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी क्या होती है वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है, एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है कि जो हमारी इंट्रिंसिक परमेबिलिटी है उसकी यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, यानी कि हमारा L⁻²। ये हमारा इंट्रिंसिक परमेबिलिटी की डायमेंशन होती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूरा इसका फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है परमेबिलिटी के साथ, उसके डायमेंशन आपको कट करके ही आंसर मिलता है, वो यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है। मीनवेल आपको याद रखना है कि L² इज द डायमेंशन ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोवरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कॉजेज। वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल है, उसकी लोवरिंग से क्या होता है? डिक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, नो चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, नो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर। तो आपको समझना होगा कि नो चेंज जहाँ बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस में। तो आपको याद रखना है इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीज होता है, जब ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज करता है तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज। सीपेज के टाइम जो अर्थ मास में से सीपेज हो रही है, जो डायरेक्शन ऑफ सीपेज क्या होगी? पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइन, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइंस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है, जो सीपेज के टाइम जो डायरेक्शन ऑफ सीपेज है वो परपेंडिकुलर होती है हमारी इक्विपोटेंशियल लाइंस को। परपेंडिकुलर होती है किसको? इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होती है? तो लाइन की तरह काम करती है, जो कनेक्ट करती है पॉइंट्स ऑफ इक्वल हेड ऑफ वाटर। ये इक्वल हेड ऑफ वाटर को कनेक्ट करती है, और जो डायरेक्शन ऑफ सीपेज है ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल लाइन के, मैंने आपको बता दिया है। और फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किस पे? परपेंडिकुलरली, यानी कि ऑर्थोगोनली 90 डिग्री एट ईच अदर। ऑर्थोगोनली पे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द पाइपिंग इन सॉइल अकर्स व्हेन। जो सॉइल में पाइपिंग होती है वो कब होती है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉइल इज हाईली पोरस, सडन चेंज इन परमेबिलिटी अकर्स, इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो, सॉइल इज हाईली स्ट्रेटिफाइड। पाइपिंग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं क्विक सैंड। क्या बोलते हैं? क्विक सैंड कंडीशन होती है हमारी, बस्टिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये कब होती है? इफेक्टिव प्रेशर हमारा जीरो हो जाता है। इफेक्टिव प्रेशर हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारी पाइपिंग यानी कि क्विक सैंड कंडीशन हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार से क्वेश्चन रिपीट होता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कंपैक्टिंग क्लेई सॉइल इज। क्लेई सॉइल को कंपैक्ट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट सुटेबल होगा? स्मूथ व्हील्ड रोलर, न्यूमेटिक टायर रोलर, शीप फुट रोलर या फिर वाइब्रेटर। 5 तरह के इक्विपमेंट होते हैं, आपको जानने बहुत जरूरी है। पहला शीप फुट रोलर, ये हमारा यूज होता है क्ले एंड सिल्ट के लिए, यानी कि कोहेजिव सॉइल्स के लिए। सैंड के लिए इसको हम यूज नहीं करते हैं, पहली बात, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्मूथ व्हील्ड रोलर्स, जिसको हम क्रस्ट रॉक के लिए यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं क्रस्ट रॉक के लिए, क्रस्ट रॉक के लिए, या फिर हार्डकोर मैकेनिकली स्टेबल ग्रेवल सैंड के लिए भी करते हैं। फिर आता है हमारा न्यूमेटिक टायर रोलर, जो हमारा कोहेजनलेस सैंड और ग्रेवल्स के भी लिए और कोहेजिव सॉइल दोनों के लिए यूज हो जाता है। ये हमारा न्यूमेटिक टायर रोलर है, ये बोथ फॉर सैंड एंड क्ले, यानी कि कोहेजिव सॉइल एंड कोहेजन लेस सॉइल दोनों के लिए यूज हम कर सकते हैं। रैमर जो होता है वो कंपैक्शन के लिए काम आता है इन कन्फाइंड प्लेसेस। और वाइब्रेटरी रोलर जो मेन होते हैं, वाइब्रेटरी रोलर्स, यानी कि वाइब्रेटर आप यहाँ पे लिखा हुआ वाइब्रेटरी रोलर्स, ये हमारा सैंड के लिए यूज होता है मेनली, यानी कि कोहेजन लेस सॉइल के लिए मेनली हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी चीज़ें। हमारा आंसर जो क्वेश्चन का हो जाएगा वो शीप फुट रोलर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे कोहेजिव सॉइल के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन कंपैक्शन टेस्ट इफ द कंपैक्टिंग एफर्ट इज इंक्रीज इट विल रिजल्ट इन। कंपैक्टिंग एफर्ट जब बढ़ता है तो याद रखना जो ड्राई डेंसिटी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी कि गामा डी मैक्स, ये इंक्रीज करेगी। ऑब्वियसली बात है, कंपैक्शन एफर्ट बढ़ रहा है तो गामा डी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, बहुत टाइटली पैक हो जाएंगे, और जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड डिक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विद इंक्रीज इन कंपैक्टिंग एफर्ट। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना, एग्जाम में आपके काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीप फुट रोलर्स आर रिकमेंडेड फॉर कंपैक्टिंग। अभी आपको बताया था शीप फुट रोलर हमारे किस लिए यूज होते हैं, ये किस लिए यूज है? कोहेजिव सॉइल के लिए। किसके लिए? कोहेजिव सॉइल, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IC ऑफ अ सॉइल मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी G एंड वॉइड रेशियो E इज गिवन बाय। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना जो IC है हमारा वो क्या होता है? G-1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, G-1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इससे आते हैं, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। फॉर्मूला आपको याद रखना जो ऑप्शन डी है,
और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस टेस्ट को देने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है। कोई डाउट सजेशन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम उसको फॉलो करें। Next question, in a saturated soil deposit having a density of 22 kN per meter cube, effective normal stress on a horizontal plane at 5 meter depth will be saturated soil deposit है density 22 kN per meter cube given है कि गामा सैचुरेटेड हमें दे दिया गया है और इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में पूछ रहा है 5 मीटर डेप्थ पे। तो गामा सैचुरेटेड जब हमको गिवन है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। हमें इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा डैश इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, सिंपल है। अब जो अपना टोटल स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, गामा सैचुरेटेड जो गिवन है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 22 है इंटू हाइट कितनी है 5 है तो 110 हो जाएगा ये। और जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है वो तो गामा वाटर यानी कि वाटर की जो हाइट है, ठीक है, गामा वाटर हम मान लेते हैं 10 है, हाइट हमारी 5 है यानी कि ये 50 हो गया। कितना हो गया 50 हो गया। अब आपको क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो 110 माइनस 50 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी कितनी 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको फॉर्मूलाज पता है तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। Moving to the next important question, a soil has a discharge velocity of 6 into 10 to minus 7 meter per second and a void ratio 0.5, तो seepage velocity is, seepage velocity पूछ रहा है, बट उससे पहले velocity हमें given है। एक फॉर्मूला होता है आपको याद रखना seepage velocity का, vs इज इक्वल टू v डिवाइड बाई n। अब seepage velocity हमें निकालनी है, v हमें given है बट porosity तो हमें given नहीं है, बट सर हमें void ratio given है। तो आपने बताया था सर जब n और e का रिलेशन होता है ना, n खुद तो नेगेटिव है बट डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देते तो 1 प्लस ई हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 0.33, वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.33 हमारी पोरोसिटी की। सीपेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, v कितना है 6 इंटू 10 माइनस 7, ये 1/3 है एक्चुअल में, तो सर ये तो 18 इंटू 10 माइनस 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको स्मार्टली वर्क करना है। फॉर्मूला आपको पता था कि वी एच इक्वल टू वी बाई एन होता है, ये भी एक कैच था, पता होना बहुत जरूरी है, तब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। Next question, it is also very important question. In a flow net diagram, the length of the flow line is the last square is 2. The total head loss is 18 meter and the number of potential drop is 12. The value of exit gradient. Exit gradient की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अब आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ फ्लो लाइन है वो 2 गिवन है यानी कि लास्ट स्क्वायर, टोटल हेड लॉस 18 मीटर है और नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं वो 12 है। तो जो हेड लॉस हो रहा है लास्ट 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस में वो क्या होगा, यानी कि डेल्टा एच एल, ये हमारा क्या होगा एच एल डिवाइड बाई एन डी। एच एल हमारा टोटल जो हेड लॉस है 18 मीटर चल रहा है, ड्रॉप्स हमारे 12 हैं, ठीक है, 18 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाए 1.5 मीटर, ठीक है सर बिल्कुल सही आपने बता दिया। अब एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है यानी कि आई ई निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो डेल्टा एच एल है पर लेंथ यानी कि 1.5 डिवाइड बाई 2, इट इज़ वेरी सिंपल, 0.75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। Next question is, it is also very important numerical. If the flow net of a coffer dam foundation had 6 number of flow channels and 16 number of equipotential drops, with the head of water loss during seepage being 6 meter, to the foundation having permeability 4 into 10⁵ meter per minute, then the seepage loss in meter cube per day per meter length of the dam will be। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए बस इन बातों का। ये जो हेड गिवन हमारा 6 मीटर है, ठीक है, फ्लो लाइन्स जो है नंबर फ्लो चैनल्स हमारे 6 हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं वो 16 हैं, परमिबिलिटी गिवन है 4 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर मिनट गिवन है, ठीक है। आंसर मीटर क्यूब पर डे में मांगा है या मीटर पर मिनट गिवन है। तो आप फॉर्मूला होता है जो क्यू का, क्या फॉर्मूला होता है क्यू का, के एच एन एफ डिवाइड बाई एन डी, ठीक है, के एच एन एफ डिवाइड बाई एन डी। अब के की वैल्यू पुट करें क्या है 4 इंटू 10⁻⁵ हेड है आपका 6 मीटर, एन एफ आपका 6 और एन डी है आपका 16, ये आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये तो ऊपर वैल्यू मीटर क्यूब में आ जाएगी, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब आ जाएगा, नीचे मिनट है, मिनट को अब आपको डे में करना है, तो मिनट को आवर्स में किया 60 और डेज में करने के लिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 12.96 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Moving to the next question, Westergaard theory is more suitable for। Westergaard theory किसके लिए suitable ज़्यादा होती है, layered soils, homogeneous soil, anisotropic soil, normal consolidated homogeneous soil। तो Westergaard theory हमारी वो layered soil के लिए यूज होती है, किसके लिए, layered soil के लिए यानी कि stratified के लिए। और एक और theory होती है हमारी, याद रखना आपको,
कौन सी होती है? बोजिनेस्क थ्योरी। बोजिनेस्क थ्योरी हमारी होती है, वो किसके लिए होती है? वो होती है हमारी होमोजीनियस सॉइल के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक लिनियर इलास्टिक हाफ स्पेस जो बोजिनेस्क ने एज्यूम किया था, तो उन्हीं लेयर ऑफ सॉइल के लिए होती है। वेस्टरगार्ड लेयर्ड सॉइल के लिए, ठीक है, और बोजिनेस्क होमोजीनियस के लिए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ दिस सेशन, दिस अमेजिंग सेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर आ चुका हूँ और पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स के और होंगे, और बाकी सब्जेक्ट्स भी हम इसमें कवर करने वाले हैं ऐसे ही पार्ट्स में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए, आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकें और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग द एक्सेस पोर प्रेशर विल बी। इमीडिएटली लोडिंग के बाद जो एक्सेस पोर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू अप्लाइड लोड, 0, 50% ऑफ अप्लाइड लोड, या फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो याद रखना, जब इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग होता है तो एक्सेस पोर प्रेशर होगा वो अप्लाइड लोड के इक्वल हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि ऐसी सीरीज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, हर एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको कराते रहता हूँ विद द हेल्प ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीपीएससी ए के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये पता चल चुका होगा अब तक, और आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी पता चल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छे से पता चलता है कि आपको कितनी चीज़ें अच्छे से आती हैं और आपकी कहाँ कमी रह रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड।